Hello everyone, this is Mohit Advocate. Welcome back in another video. Today I will be teaching this act, the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. This very much statute is coming in Rajasthan Judicial Services and this is containing less than 10 sections. I will teach this whole act today. So kindly watch the video. आज मैं पढ़ाने वाला हूँ द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 और देखिए वीडियो को कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं ट्रांसलेशन पूरा इंटरप्रिटेशन बताऊँगा इस स्टैट्यूट की कि लेजिस्लेचर हमें कहना क्या चाहता है, ठीक है। सो मेनली कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि उन ऑफेंसेस के ऊपर थी, ऑब्ससीनिटी के ऊपर थी और बस 292 सेक्शन 292 आईपीसी के ऊपर थी। और मैंने कल बोला था कि कल की वीडियो में मैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट करवाने वाला हूँ जो कि सीधा सीधा ताल्लुकात ऑब्ससीनिटी वाले सेक्शन है। 292 ऑब्ससीन एक्ट से ताल्लुकात रखता है सीधा सीधा। तो देखिए आईपीसी 292 1860 एक्ट रिसेंबलिंग एसेंशियल्स इन दिस एक्ट, इसमें उसके ही रिसेंबलिंग एसेंशियल्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्ट को पढ़ना, ठीक है। देखिए पहले तो इसके इंट्रोडक्शन को ही पढ़ता हूँ मैं। सेक्शन 292, 293 एंड 294 ऑफ द आईपीसी डील विद द लॉ रिलेटिंग टू ऑब्ससीनिटी, वो तो सबको पता है। सेक्शन 292 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल एसेट्रा ऑफ ऑब्ससीन बुक्स एक्सेट्रा। सेक्शन 293 डील्स विद सेल एसेट्रा ऑफ ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पर्सन्स विच इज अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स। एंड सेक्शन 294 कवर्स ऑब्ससीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स, ये तो सबको पता है। तो ये द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 स्पेशली किससे जेनेसिस ले रहा है अपना, आईपीसी के सेक्शन 292, 293 एंड 294 से जेनेसिस ले रहा है, वहाँ से अपने आप को सींच रहा है। अब इंट्रोडक्शन में और कुछ इतना खास नहीं है। अब हम सीधा पढ़ेंगे सेक्शन वाइज। ये मैंने एक्ट बहुत बार पढ़ा हुआ, आप देख भी सकते हैं। मैंने बहुत बार इसको रिवाइज़ किया हुआ है क्योंकि राजस्थान में ये आया हुआ है पहले, और लेकिन हम यही पढ़ेंगे। द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, डिजिटल मीडिया एक्सपेंडेड इन न्यू ईरा। अब डिजिटल मीडिया सबको पता है कि इतना डिजिटल मीडिया फैल चुका है, ये नया ईरा चल रहा है, मॉडर्न ईरा चल रहा है, मॉडर्न डिकेड चल रहा है। तो डिजिटल मीडिया इतना फैल चुका है कि भाई उस पर कंट्रोल लगाना, उस पर निषेध लगाना ज़रूरी हो गया है। अब देखिए इनडिसेंट का मतलब होता है अभद्र और रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, ठीक है। अभद्र प्रतिनिधित्व किसका, महिला का। प्रोहिबिशन निषेध, तो अभद्र प्रतिनिधित्व करना महिला का, उस पर निषेध है, वह प्रोहिबिटेड है। तो यह 1986 का एक्ट हम पढ़ते हैं। अब एनफोर्समेंट में एनफोर्समेंट डेट इंपॉर्टेंट है, प्री में आ सकती है राजस्थान के 2/10/87, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1987 गांधी जयंती होती है, याद रख लेना भाई। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट आते के साथ गांधी जयंती किस दिन की है, 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर वाला जहाँ भी दिखे टिक करना, और 1987 को जरूर याद रखना, 2 अक्टूबर 1987 गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 1987 एकदम याद हो जाएगा। प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी, 23 दिसंबर 1986 में, 23 दिसंबर 1986, 23/12/1986 में। क्रिसमस याद कर लेना और क्रिसमस से फिर 2 बैक मार देना, फिर 23 दिसंबर याद आ जाएगा। मेरे तो टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं, मैं तो ऐसे याद करता था। अब देखिए एन एक्ट टू प्रोहिबिट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, यह एक्ट है, यह स्टैट्यूट है किस चीज़ के लिए, अभद्र प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए जो महिला के प्रति होता है। थ्रू एडवर्टीजमेंट, और किसके थ्रू होता है, एड्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, और इन पब्लिकेशंस या न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में छपाई के थ्रू। राइटिंग्स, कोई लिखित कुछ कोई लेख वुमेन को अभद्र प्रतिनिधित्व कर रहा है तो लेख पर प्रोहिबिशन है। पेंटिंग्स, कोई चित्रकारी कर रहा है। फिगर्स, कोई फिगर्स बना रहा है। और इन एनी अदर मैनर फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंट देयर टू, और इससे जो मुद्दे कनेक्टेड हैं वो भी इसी में फॉल करेंगे। कोई और मुद्दा इससे कनेक्टेड है जो कि इंसिडेंटल भी है, मतलब है इस जैसा ही, और मतलब इस जैसा नहीं है पर इस जैसा लग रहा है, तो वो इंसिडेंटल होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे देयर टू का मतलब एज इट इज़, ठीक है, एज इट इज़ होता है। अब लेकिन ये जो प्रीएम्बल है हमारा, और ये प्रीएम्बल साफ साफ बता रहा है कि ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, यह नॉन एग्जॉस्टिव एक्ट है, यह एक्ट कंप्लीट नहीं है। और भी बहुत तरह के थाउजेंड्स लैक ऑफ काइंड के रिप्रेजेंटेशन होते हैं इंडिसेंट जो कि होते हैं, वो इस एक्ट में कवर नहीं है। पर इस एक्ट में मोटा मोटा बता रखा है कि क्या करना प्रतिबंधित है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट।
ठीक है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में लगता है। 3 इट शैल केम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। फोर्स कब में आएगा? जो केंद्र सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताया है, तो फोर्स में आया था ये 2 अक्टूबर 1987 को। अब हम सेक्शन 2 डेफिनेशंस पढ़ेंगे। डेफिनेशंस इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इस एक्ट में ये डेफिनेशन जो नीचे दी गई ये मानना, आगे बोला गया है अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। भाई कोई वर्डिंग आपको पढ़ के उसकी सेंस कुछ और बन रही है तो उसको मानना, वरना इसको मानना, ठीक है। अब 2A एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? इंक्लूड्स एनी नोटिस। एडवर्टाइजमेंट एड में क्या होता है? उसमें शामिल होता है एक नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट। नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन। और क्या होता है? कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो आंखों से, जो बेयर आइज से देखी जा सकती है, मेड बाय मीन्स। और वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन कौन से उपकरणों को यूज़ करके गई है? मीन्स एनी लाइट, किसी लाइट के द्वारा वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन बनी है। साउंड से भी रिप्रेजेंटेशन बन सकती है जो कि अभद्र हो सकती है। स्मोक, कोई स्मोकिंग से भी हो सकती है। स्मोक, ये जो डीजे पे जो गैसेस छूटती है, स्मोक से भी हो सकती है कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन बन सकती है स्मोक से। मतलब स्मोक से देखा है आपने, बादल जैसे अपना एक इमेज बना लेते हैं। बादल क्या है? स्मोक ही तो है। गैस से भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन बन सकती है। तो याद रखना 2A ये है। अब 2B डिस्ट्रीब्यूशन। फैलाना क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपने सैंपल बांट के पहले तो अपना प्रोडक्ट दिखाया, और मतलब वही डिस्ट्रीब्यूशन है। और सैंपल आपने क्यों बांटा? या तो भाई फ्री बांटा और ऑर्डर प्राप्त करने के लिए, या फिर कुछ और आपकी मंशा थी, इंटेंशन थी कुछ और प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब 2C इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अब 2C मेन डेफिनेशन है, प्री में पूछी जा सकती है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कौन से क्लोज में दी हुई है? तो 2C में दी हुई है, ठीक है। अब देखिए इंडिसेंट में C आ रहा है। इंडिसेंट वर्ड में देखिए बीच में INDEC आ रहा है, तो 2C ये याद रखना प्री के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स। अब देखिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन क्या होता है? अभद्र प्रतिनिधित्व किसका? महिला का क्या होता है? पढ़ेंगे। मीन्स द डिपिक्शन, मतलब डिपिक्शन दिखाना, इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ वुमेन। किसी भी वुमेन का पार्ट, कोई भी उसके शरीर का भाग है, उसका डिपिक्शन करना मतलब पब्लिकली उसको शो करना, पब्लिश करके, या फिर कैसे भी शो करना, उसकी विजिबल रिप्रेजेंटेशन करना। हर फॉर्म उसकी बॉडी का ढांचा और बॉडी उसका पूरा शरीर, और एनी पार्ट दे रखिए बॉडी का कोई भी भाग, कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन, इन सच अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इंडिसेंट। और ऐसे वे में दिखाना, इस तरीके से दिखाना कि सबको लग जाए, सबको प्रथम दृष्टिया से प्राइमा फेसी यह लग जाए कि यह तो अभद्र एक्ट है, यह तो अभद्र कार्य हो रहा है, हमने ये क्या देख लिया। और डेरोगेटरी है, मतलब महिला के डेरोगेटरी है, मतलब ये अभद्र एक्शन ऊपर है, महिला के रिस्पेक्ट अब नीचे है। और डेनिग्रेटिंग वुमेन, और डेनिग्रेटिंग कर रहा है किसको? वुमेन को। और इज लाइकली टू डिप्रेव, और क्या करने वाला है? ऐसा अभद्र रिप्रेजेंटेशन से क्या होने वाला है? डिप्रेव, करप्ट और इंजूर द पब्लिक मोरालिटी और मोरल्स। जो जनता उसको देखेगी, उस विजिबल रिप्रेजेंटेशन को जिसमें एक महिला को अभद्र तरीके से दिखाया गया है, तो वो जनता जनार्दन को क्या कर देगी? उनकी अच्छाइयों को, जो उनके मन में अच्छाइयाँ बस रही है, उनके मोरल्स हैं जो उन्होंने छोटे से लेकर बड़े तक सीखे हैं, उन मोरल्स को खतरे में डाल देगी और उन मोरल्स को चोट पहुंचा देगी। तो ये होता है 2C इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अब पढ़ेंगे हम 2D लेबल क्या होता है? लेबल मीन्स एनी रिटर्न, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स टू और अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज। किसी पैकेज पर, किसी मान के चलिए कोई कार्टून है, मतलब कोई वो बड़ी सी पेटी होती है वो है, तो उसके ऊपर कोई अभद्र किसी वुमेन को छापा हुआ है, तो वो पैकेज ही तो हुआ। वो कार्टन जो पेटी हुई जिसमें कि कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, जिसमें डिलीवरी का सामान आता है, तो उसके ऊपर कोई वुमेन की इमेज छापी हुई है और जो कि अभद्र है। तो कह रहा है लेबल वही होता है जो अभद्र चीज़ छपी हुई है, लेबल हम उसे ही कहते हैं। लेबल मीन्स एनी रिटन, कोई लिखित, मार्क्ड, किसी पे मार्क कर रखा है, कुछ मार्का लगा रखा है, स्टैम्प्ड, सील लगाई हुई है, प्रिंटेड, कुछ छापा हुआ है, और ग्राफिक मैटर, या ग्राफिक मैटर जो प्रिंट उससे छपता है, प्रिंटर से छपता है, वह मैटर उस पैकेज के ऊपर, तो वह लेबल है। अब 2E पैकेज,
पैकेज इंक्लूड अ बॉक्स, कार्टन, टिन और अदर कंटेनर। अब पैकेज इंक्लूड क्या क्या करता है? पैकेज इंक्लूड करता है एक बॉक्स, एक डब्बा, एक कार्टन, एक बहुत बड़ा डब्बा, एक टिन, टीन जो टीन होती है हमारी सिल्वर की टीन, और अदर कंटेनर या कोई भी कंटेनर में हम किसको रख सकते हैं? पैकेज को रख सकते हैं। अब 2F प्रिस्क्राइब्ड, कोई नहीं पूछता अब, लेकिन प्रिस्क्राइब मीन प्रिस्क्राइब है रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, जो रूल्स पीछे बना रखे इस एक्ट के वही प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है भाई, बता हुआ है मतलब। अब देखिए सेक्शन 3 इस पूरे एक्ट को जान देता है, ये सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, रोक है, निषेध है किस पर? एडवर्टीजमेंट्स पर। कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जिसमें क्या कंटेन कर रही है वो एडवर्टीजमेंट, और किस पर निषेध लग रहा है? जिसपे अभद्र प्रतिनिधित्व कर रखा है किसी महिला का, तो उस पर रोक है, प्रोहिबिशन है। नो पर्सन शैल पब्लिश, कोई भी व्यक्ति पब्लिश नहीं करेगा, और कोज टू बी पब्लिश, या खुद पब्लिश नहीं करेगा, या किसी से बोलेगा नहीं कि तुम पब्लिश करो, और अरेंज या कोई अरेंजमेंट नहीं करेगा पब्लिकेशन होने की, और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन, या अगर पब्लिकेशन हो भी रही है तो उस पब्लिकेशन में भाग नहीं लेगा कोई भी व्यक्ति, और एग्जीबिशन ऑफ, या कहीं एग्जीबिशन हो रही है कहीं उन प्रोडक्ट्स को जो छप चुका है, जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का प्रोडक्ट है, जो वो जो इमेज है वो छप चुकी है और उसकी एग्जीबिशन हो रही है कहीं, पब्लिकली उसे दिखाया जा रहा है। एनी एडवर्टीजमेंट, किसी भी एड में नहीं करेंगे कोई भी, विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जो जिसमें क्या है, उस एडवर्टीजमेंट में क्या कंटेन कर रहे हैं, और किस पर निषेध लगाया हुआ है? अभद्र प्रतिनिधित्व हो रहा है एक महिला का, उस पर पूरी तरह से निषेध है, रोक है। ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, और किसका अभद्र प्रतिनिधित्व हो रहा है? एक महिला का। और पब्लिकेशन और एडवर्टीजमेंट कैसे नहीं होगी? किसी भी फॉर्म में नहीं होगी, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। हर फॉर्म पर निषेध है जिसमें अभद्र प्रतिनिधित्व है एक महिला का, उस पर रोक है, ठीक है। अब एक केस लो है सेक्शन 3 के साइड में हम लिख सकते हैं अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या हुआ था? इसमें पहले होता था कि एक पर्सन की, एक कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसकी नज़रों में क्या जो उसने उसकी आइज़ ने देखा, उसकी बेयर आइज़ ने देखा, क्या वो अभद्र है, तो वो रिपोर्ट कर देता था, तो वो 292, 293, 294 के ऑफेंस बनवा देता था। अब अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस आ जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि अब भैया, अब सिंगल इंडिविजुअल की उसको कैसा लगता है, वह अभद्र लगता है नहीं लगता, वह नहीं देखा जाएगा। जिस सोसाइटी में वह इंडिविजुअल रहता है, कौन जो केस कर रहा है, जिस सोसाइटी में, जिस कम्युनिटी में, जिस समुदाय में वह व्यक्ति रह रहा है, अब वह देखा जाएगा कि पूरी सोसाइटी को एज अ होल कैसा लग रहा है, वह अभद्र लग रहा है, तो वह इंडिसेंट है, वरना तो नहीं है। तो अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कम्युनिटी टेस्ट, स्टैंडर्ड कम्युनिटी टेस्ट के रूल्स हेल्ड किए थे, और अब यही फॉलो होता है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन मतलब छपाई पर निषेध है, और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, और डाक के द्वारा कोई आप बुक भेज रहे हो, कोई किताब भेज रहे हो, उस पर भी रोक है। पैम्पलेट्स पर भी भेजने पर रोक है डाक द्वारा, एटसेट्रा। कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, और जिसमें क्या है उस किताब में और उस पैम्पलेट में, उसमें है अभद्र प्रतिनिधित्व एक वुमेन का, ठीक है। अब हम सेक्शन 4 की बॉडी पढ़ेंगे। नो पर्सन शेल, रोक है, कोई व्यक्ति नहीं, क्या मैंडेटरी है। प्रोड्यूस और कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस, या तो खुद प्रोड्यूस मतलब खुद उसका मतलब उसको प्रोड्यूस करेगा मतलब छापेगा खुद, और कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस या उसको छपवाएगा, ठीक है। मतलब खुद कर रहा है तो एक्ट, या खुद किसी और से करवा रहा है। सेल नहीं तो बेचेगा, मतलब छापेगा भी नहीं, मतलब प्रोड्यूस मतलब खुद बना रहा है, कंटेंट खुद बना रहा है या किसी से बनवा रहा है, नहीं करेगा, रोक है। सेल बेचेगा भी नहीं। लेट टू हायर किराए पर भी नहीं देगा। डिस्ट्रीब्यूट बांटेगा भी नहीं। सर्कुलेट फैलाएगा भी नहीं। और सेंड बाय पोस्ट, और ना तो डाक के द्वारा भेजेगा। क्या? एनी बुक, कोई भी किताब, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। तो इस पर भैया पूरी रोक है, ये जो सारी चीज़ें इस पर नहीं करेगा कुछ भी। प्रोवाइडेड डैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, अब ये डिफेंस है। सेक्शन 4 के प्रोवाइजर डिफेंसेस दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति पे इस कानून के तहत चार्ज लग जाता है तो वो सेक्शन 4 के जो प्रोवाइजर में डिफेंसेस दिए हुए हैं इसका ही सहारा लेता है और अपने केस को बचाता है, ठीक है। तो देखिए हम प्रोवाइजर पढ़ने वाले सेक्शन 4 का। प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, बताया गया है कि कुछ भी
जो ये सेक्शन हमने ऊपर जो जनरल बॉडी पढ़ी है, कुछ भी इन नीचे अगर सिचुएशन है उस पर नहीं लगेगा। ए, एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर ऑफ सब एट वन, द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड, और जिसकी पब्लिकेशन, जिसकी छपाई, जो व्यक्ति जिसने वह प्रोड्यूस की है, जिसने वह मतलब निकाली है, वह ये साबित कर देता है कि इनकी छपाई जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड मतलब संतुष्टजनक है, जस्टिफाइड है, एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड, और इसकी छपाई, इस मैटर की छपाई जो ये बुक में हुई है, और यह जो पैम्पलेट में छापा गया है, पेपर पे छापा गया है, स्लाइड पे छापा गया है, राइटिंग में कुछ छापा गया है, चित्रकारी हुई है, ड्राइंग हुई है, तो कह रहा है ये जो सारी चीज़ छपाई हुई है ये पब्लिक गुड के लिए, जनता जनार्दन के भले के लिए है। ऑन द ग्राउंड डैट, किस आधार पर कि सच बुक, यह बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, किसके हित में है? सीधा सीधा ये जो छपाई हुई है मैंने करी है, किसके हित में? साइंस, विज्ञान के हित में, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग के हित में है। तो शॉर्ट फॉर्म SLAL, एब्रीविएशन बना लो SLAL, साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग, SLAL, ठीक है। इसके लिए, इसके हित में है ये छपाई जो कही है मैंने, ये अभद्र नहीं है, और वो प्रूव कर देता है कि भाई ये इनके हित में है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग के हित में है। और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न, या कोई जनरल कंसर्न का कोई ऑब्जेक्ट है, जिससे कोई पदार्थ ऐसी है, कोई धातु ऐसी है, कोई कि वो जनरल इंपॉर्टेंस का है, जनता जनार्दन के इंपॉर्टेंस का है, तो वो उसका भी डिफेंस मिलेगा, ठीक है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न, जो ये लाइन है प्रोवाइजो ए के सब हेड 1 की जो ये लास्ट लाइन है, अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न, इसी को इंटरप्रेटेड किया था, इसी के बारे में सब कुछ इंटरप्रिटेशन दी थी अविक सरकार वाले केस में। अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न, ये कौन से पदार्थ होते हैं जो जनरल कंसर्न के, इसी के बारे में हेल्ड किया था अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में। अब सब हेड 2, विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, कोई किताब, कोई फिल्म, कोई राइटिंग, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग किस चीज़ के लिए रखी जा रही है और किस चीज़ के लिए मौजूद है? रिलीजियस पर्पसेस के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, तो उस पर भी डिफेंस मिलेगा। नहीं, वो एक्ट और वो पब्लिकेशन नहीं फॉल करेगा। किस में फॉल नहीं करेगा? वो पब्लिकेशन नहीं फॉल करेगा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में, पूरी तरीके से डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोवाइजो बी, एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड ऑन और इन, कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो छापी गई है किसी धातु में, उसको छापा गया है, जैसे पत्थर पर छपाई हो जाती है, और जो हमारे पुराने सारे एंशियंट मोन्यूमेंट्स हैं उनको तो आप देख ही सकते हो, उन पर सारे जो भी चित्रकारी, कलाकारी दीवारों पर हुई पड़ी है, वो स्कल्पचर्ड ही तो है, वो एनग्रेव्ड ही तो किया गया उन पर, तो उस पर भी है। अब सब एड 1, एनी एंशियंट मोन्यूमेंट, किसी भी जो पुराना एंशियंट मोन्यूमेंट है उस पर भी एक्ट नहीं लगेगा। विद इन द मीनिंग ऑफ एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, जो एंशियंट मोन्यूमेंट किसके मीनिंग के अंतर्गत आ रहा है, किसके मतलब के अंतर्गत आ रहा है? इस एक्ट के अंतर्गत, एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, तो उस पर भी नहीं लगेगा ये एक्ट। 2, एनी टेम्पल, कोई मंदिर है, और एनी कार, और ऑन एनी कार, या उस मंदिर की कोई कार है, कोई गाड़ी है, यूज फॉर द कन्वेंस ऑफ आइडल्स, जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? कि जो मंदिर के आइडल्स हैं, जो प्रतिमाएं हैं, उनके कन्वेंस के लिए, एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए वो गाड़ी भी है, उसकी भी जब्ती नहीं होगी। और कैप्ट और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, उस टेम्पल में जो प्रतिमाएं हैं या वो गाड़ी है, वो गाड़ी किस लिए रखी जा रही है? बस कैप्ट और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, धार्मिक मतलबों के लिए ही वह गाड़ी रखी जा रही है, क्योंकि उसका यूज़ होना है शिफ्टिंग के लिए। एक प्रतिमा जो कि एंशियंट है, पुरानी है, किसी मंदिर में भगवान की है, तो उसको इधर उधर ले जाने के लिए, कन्वीनियंस के लिए वह यूज़ हो रही है, तो वह भी इंडिसेंट नहीं है। अब प्रोवाइजो सी, एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 विल बी एप्लीकेबल, कोई भी ऐसी फिल्म है, मूवी है, जो कि पार्ट 2, किसके पार्ट 2 में फॉल करती है, और उसको किसने बचाया हुआ है, किस संदर्भ में? सिनेमाटोग्राफ एक्ट, द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 में एप्लीकेबल है वो पार्ट 2 उस मूवी पर, तो वह भी अभद्र नहीं है, इंडिसेंट नहीं है। तो ये हमारे हुए सेक्शन 4 पूरे। हम पढ़ेंगे सेक्शन 5, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसी से क्वेश्चन बनेगा राजस्थान के, या जब भी एक्ट आएगा इसी से क्वेश्चन बनेगा। पावर टू एंटर एंड सर्च
शक्ति क्या एंटर करने की, किसी परिसर में एंट्री लेने की, अपने आप को घुसाने की और सर्च करने की, खोजबीन करने की। तो हम पढ़ेंगे 5 का 1, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो रूल्स पीछे दिए हुए हैं उनकी तो कदर करना, उनको तो मानना। आगे पढ़ो। एनी गैजेटेड ऑफिसर, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर, कोई नाम नहीं लिख रखा, कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखा, कोई पद नहीं लिखा, बस ये लिख रखा है एनी गैजेटेड ऑफिसर, कोई भी गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, किसने ऑथराइज कर रखा है उस गजेटेड ऑफिसर को? राज्य सरकार ने। मे विद इन द मीनिंग, मे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया, तो वो क्या करेगा? जो उसकी लोकल हदें हैं जिसके लिए उसको अथॉरिटी दी हुई है उसमें, फॉर विच ही सो ऑथराइज, जिसके लिए उस लोकल एरिया के लिए उसको अथॉरिटी दी हो, क्या करेगा उसमें? ए एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम्स, उस एक परिसर में घुसेगा और खोजबीन करेगा हर रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है भाई? सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक होता है, ठीक है। विद सच असिस्टेंस इफ एनी एज ही कंसिडर नेसेसरी, और अपने साथ किसी और व्यक्ति को भी ले लेगा, असिस्टेंस भी ले लेगा, मदद ले लेगा जितनी की उसको ज़रूरी लगती है। एनी प्लेस इन विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव, किसी भी प्लेस की सर्च करेगा और एंटर करेगा, किसी भी परिसर में घुस जाएगा जिसको उसको कि यकीन करने के कारण है क्या? डेट एन ऑफेंस अंडर दिस हैज़ बीन और इज बीइंग कमिटेड, कि एक ऑफेंस, एक अपराध इस एक्ट के तहत कहीं किसी परिसर में हो रहा है या हो चुका है, तो उस जगह में घुस जाएगा, एंट्री ले लेगा और सर्च करेगा। ये 5 के 1 का ए था। अब 5 के 1 का बी, सीज एनी एडवर्टीजमेंट, जब्त कर लेगा किसी भी ऐड को, और एनी बुक, किसी भी किताब को, पैम्पलेट को जब्त कर लेगा, पेपर को जब्त कर लेगा, स्लाइड को, फिल्म को, राइटिंग को जब्त कर लेगा, ड्राइंग, कोई चित्रकारी है उसको जब्त कर लेगा, पेंटिंग को, फोटोग्राफ को, रिप्रेजेंटेशन को और फिगर को, विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव, जो उस गैजेटेड ऑफिसर को क्या है? यकीन करने के कारण है कि क्या कर रहे हैं ये बुक और ये सारे पैम्पलेट वगैरह, कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, उल्लंघन कर रहे हैं इस कानून के कोई भी प्रोविजन का, तो उसे जब्त कर लेगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सी पॉइंट। सी पॉइंट कहता है, अब सी 5 के 1 का सी, एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, परीक्षा लेगा किसी भी रिकॉर्ड की, रजिस्टर की, डॉक्यूमेंट की और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट, या कोई अहम धातु की, फाउंड इन एनी प्लेस, जो कि मिलती है उसे किसी परिसर में, मेंशन इन क्लोजेज, जो परिसर ऊपर भी बताया था, उस परिसर में अगर उस गैजेटेड ऑफिसर को कोई चीज़ मिलती है तो उसकी परीक्षा लेगा, किसकी? रजिस्टर की, दस्तावेज की, या कोई अन्य इंपॉर्टेंट अहम पदार्थ है उसकी। एंड सी इज़ द सेम, अगर उसको परीक्षा लेने के बाद गड़बड़ी लगती है तो जब्त कर लेगा उसे। इफ़ ही हैज़ रीजन टू बिलीव, अगर जब्त कब करेगा? अगर उसको यकीन करने के कारण है, डेट ही में फर्निश एविडेंस की, इस चीज़ को मैं जब्त करूँगा तो मैं आगे जिसमें ट्राई होने वाला है इस अपराधी के विरुद्ध जो अपराध, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। इट में फर्निश एविडेंस की, मैं इसकी गवाही, इसके सबूत फर्निश कर सकता हूँ। ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, तो मैं ये सीज कर लेता हूँ, जब्त कर लेता हूँ, तो आगे जब ट्रायल चलेगी इस अक्यूज की, तो मैं उस मुकदमे में यह सबूत के तौर पर पेश करूँगा, तो जब्त कर लेगा। ये 5 के 1 का सी बोलता है। अब 5 का 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस, बताया गया है कि कोई भी एंट्री, प्री का क्वेश्चन है, कोई भी एंट्री नहीं मेड होगी। कहाँ नहीं मेड होगी? एक प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में, जो किसी निजी व्यक्ति का एक ड्वेलिंग हाउस में, जिसमें निजी व्यक्ति रहता है अपने परिवार के साथ, या परिवार भी नहीं, उस घर में, उस परिसर में, उस निवास स्थान में, जो कि प्राइवेट है, जो कि इंडिविजुअल है, जो कि निजी है, और जो कि ड्वेलिंग हाउस है जिसमें कि लोग बाग बसेरा करते हैं, उसमें नो एंट्री, वह गैजेटेड ऑफिसर एंट्री नहीं लेगा। और कब ले सकता है? अगर उसके पास वारंट है तभी उस प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में एंट्री ले सकता है, वरना बिना वारंट नहीं ले सकता। ये 5 का 1 का प्रोवाइजो है। अब 5 के 1 का प्रोवाइजो 2, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन में बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अब देखिए, इस सेक्शन के अंतर्गत जो शक्ति दे रखी है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? आप जब्ती कर सकते हो किसी दस्तावेज की, आर्टिकल की और थिंग, किसी भी वस्तु की, विच कंटेन्स एनी सच एडवर्टीजमेंट, जिसमें क्या कंटेन कर रखी है? ये ऐसी अभद्र प्रतिनिधित्व, ठीक है, ऐसी अभद्र एडवर्टीजमेंट कंटेन है, इंक्लूडिंग द कंटेंट्स, और क्या क्या उसमें आप जब्त कर सकते हो उसके कंटेंट्स को, इफ एनी, अगर कोई है तो, ऑफ सच डॉक्यूमेंट, उस दस्तावेज के, आर्टिकल और थिंग, इफ द एडवर्टीजमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई रीजन ऑफ इट्स बीइंग एम्बोज्ड और अदरवाइज फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट। अगर भाई मान के चलिए कोई 1000 पन्ने की बुक है, उसमें बस दो चार ही जो पेजेस हैं वो अभद्र हैं, वो मतलब न्यूड है, उसमें कुछ अभद्र
प्रतिनिधित्व दिखाया हुआ है महिला के प्रति, तो उसको क्या करेंगे? अब वो एम्बोज तो नहीं हो सकती, अलग तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो लेमिनेटेड भी है और पैगिनेटेड भी है। पैगिनेटेड मतलब उसको जो जो हम अपनी बुक को बाइंड करवाते हैं ना, पैगिनेटेड, बिल्कुल वो सुआ हुआ अंदर करवा के उस बुक को और बिल्कुल पैगिनेटेड करवा देते, वो है। तो कह रहा है अगर वो सेपरेट नहीं हो सकती वह वस्तु जो आपको लेनी है, जो आपको जब्त करनी है, तो क्या करोगे आप? और वो आर्टिकल और वो थिंग विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी और यूटिलिटी और सेलेबल वैल्यू देयर ऑफ, तो आप ऐसा कुछ कार्य करोगे जिससे वह वस्तु भी जब्त हो जाए, और जिस वस्तु से जिस चीज़ से उसको आप अलग कर रहे हो, जिस चीज़ से आप उसको एम्बोज कर रहे हो, मतलब निकाल रहे हो, अलग करोगे उस धातु से, तो उस चीज़ को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसकी यूटिलिटी और उसके मतलब उसकी वैल्यू को डिमिनिश नहीं करोगे। उस वस्तु को जो अभद्र है और आपको जो जब्त करनी है उसको आराम से निकालोगे, उसको आराम से, बिना कोई उस वस्तु को खराब किए हो बिना। यही कह रहा है प्रोवाइजो 2। अब 5 का 2, द प्रोविजंस ऑफ CRPC 1973, जो CRPC के प्रोविजंस हैं, शैल एज फार मे बी, तो जितने हद तक लग सकते हैं, अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर अंडर दिस एक्ट, तो अप्लाई हो जाएंगे किस पर? किसी भी खोजबीन पर और किसी भी जब्ती पर इस एक्ट के तहत, ठीक है, CRPC के प्रोविजंस। एज दे अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ वारंट इशूड अंडर सेक्शन 94 ऑफ द सेड कोड, और जो कि वो अप्लाई होते हैं किस पर? खोजबीन पर और किसी जब्ती पर, किसके? CRPC के, और वारंट के तहत ही वह खोजबीन होती है और सर्च होती है, और वारंट के तहत ही वह खोजबीन होती है और जब्ती होती है, और CRPC के कौन से? सेक्शन 94 CRPC के अंतर्गत होती है। तो याद रखना, प्री में आ सकता है कौन से सेक्शन के अंतर्गत, जो कोड में दिया हुआ है जेनेसिस, सेक्शन 94 CRPC के अंतर्गत सर्च होती है और सीजर होती है, ठीक है, वारंट के साथ। तो साफ साफ ये कौन से चैप्टर से लिए गए हैं? ये सारे लिए गए हैं चैप्टर 7 से, ऑफ प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, ठीक है। चैप्टर 7 91 से लेकर, सेक्शन 91 से लेकर 105 तक, लेकिन हमें इसमें देखने को मिल रहा है बस 94 CRPC के जेनेसिस, ठीक है, तो याद रखना। अब 5 का 3, वेयर एनी पर्सन सीजेज एनीथिंग अंडर क्लोज बी और सी, जहाँ एक व्यक्ति गेजेटेड ऑफिसर सीज कर लेता है, जब्ती कर लेता है, जो क्लोज बी में और क्लोज सी में जो चीज़ें बताई गई हैं ऑफ सबसेक्शन 1, ही शैल एज सून एज मे बी, तो जितनी जल्दी हो सके वो क्या करेगा? गेजेटेड ऑफिसर इन्फॉर्म द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, सबसे नज़दीकी जो मैजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म करेगा, एंड टेक हिज ऑर्डर्स एज टू कस्टडी देयर ऑफ, और उस जब्त की गई धातु के ऑर्डर्स ले लेगा कस्टडी के लिए, कि अपनी हिरासत में ले लेगा, और ऑर्डर लेके ही लेगा, ठीक है। तो मान के चलिए कोई गुड़गांव का गेजेटेड ऑफिसर है, उसको पता लगता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या? कि गुड़गांव के किसी, हम प्रॉपर गुड़गांव की बात करें, कि गुड़गांव के किसी एरिया, जो कि एक पटौदी एरिया है, तो गुड़गांव के किसी मजिस्ट्रेट से वह वारंट ले लेता है कि मैं पटौदी में जाके, मेरे को शक है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के तहत कोई अपराध हो रहा है पटौदी में, तो आप मेरे को वारंट दीजिए। वो घर भी बता देता है, इस घर नंबर का यह वारंट में लिखिए, मजिस्ट्रेट साहब एक वारंट काट के दे देते हैं। तो अब वह गेजेटेड ऑफिसर बहुत सारे और कर्मियों के साथ पटौदी जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे उसको मिल भी जाता है ये अभद्र वस्तु, ये जो पेंटिंग उंटिंग है, पब्लिकेशन से मिल भी जाती है। तो अब क्या वो सीधा उस वस्तु को कस्टडी में लेके गुड़गांव आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। वो वेट करेगा किसका? पटौदी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, कि जो कस्टडी में लिया है पहले उसको दिखाएगा, उसको सारे कंटेंट्स बताएगा, तो वो उसको कस्टडी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट पटौदी उसको गेजेटेड ऑफिसर को बोलेगा ठीक है आप कस्टडी में ले लो और अपने गुड़गांव में जाके रख लो। और आपको लगता है कि अगर पटौदी में कोई ऑफेंस हो रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट पटौदी उसको यहाँ आने देगा? मेरे को तो मुश्किल ही लगता है। वो वहीं की पुलिस को इन्फॉर्म करके वहीं मुकदमा दर्ज करवाएगा, और होना भी ऐसा चाहिए भाई, वहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए अगर ऑफेंस हो रहा है तो, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 5 पूरा हुआ। सेक्शन 5 कंप्लीट हुआ। हम सेक्शन 6 पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पेनल्टी बताता है कि क्या पेनल्टी लगेगी, ठीक है। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4, जो कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है, जो भी मैंने सेक्शन 3 पढ़ा है और सेक्शन 4 पढ़ा है उसके, शैल बी पनिशेबल ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, तो उसको जो पहली सज़ा होगी, उसको पहली बार दोषी ठहराया जाएगा उस व्यक्ति को जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के उल्लंघन करता है इस एक्ट के, तो उसको फर्स्ट कन्विक्शन में कितनी सज़ा होगी? विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की इसको पहली कन्विक्शन पर जेल होगी, जेल कटवाई जाएगी। और ईदर डिस्क्रिप्शन है या तो रिगरस इम्प्रिजमेंट या सिंपल इम्प्रिजमेंट भी। एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़, 2 साल तक की जेल भी होगी और प्लस मैंडेटरी की फाइन भी लगेगा। प्लस एंड आते के साथ प्लस लगा लिया करो, प्लस का निशान है एंड आते के साथ, और 2000 रुपये तक का उसको फाइन लगेगा, ठीक है। मतलब 1 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का लगा सकते हैं, एक्सटेंड लिखा हुआ, ठीक है।
एंड इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, और वही व्यक्ति जिसको पहले भी दोषी ठहराया जा चुका है और 2 साल की जेल की सजा कटवाई जा चुकी है, पर दोबारा जेल से बाहर आकर क्या करता है, दोबारा यही अभद्र काम करता है, यही प्रतिनिधित्व कर रहा है महिला के प्रति, तो क्या कह रहा है, तो सेकंड बार उसे जब सजा मिलेगी या तीसरी बार मिलेगी, चौथी बार मिलेगी, सब्सिक्वेंट सजा उसको कैसी मिलेगी, विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच में एक्शन टू 5 years। तो सेकंड पे और सब्सिक्वेंट पे उसको कितनी सज़ा मिलेगी, कम से कम 6 महीने तो मिलेगी और 5 साल तक मैक्सिमम आप दे सकते हो, 6 महीने से लेकर 5 साल आप दे सकते हो उस व्यक्ति को जिसको सेकंड और सब्सिक्वेंट सज़ा मिलनी है, जेल कटवाई जानी है। एंड ऑल्सो विद अ फाइन नोट लेस देन 10,000 रुपीज़, और कितना उस पर जुर्माना लगाया जाएगा उस व्यक्ति को जिसकी दूसरी बार जिसको दोषी ठहराया जाएगा, 10,000 रुपीज़ से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक। तो ये आ सकता है प्री में सेक्शन 6 पेनल्टी कितनी लगेगी, तो 10,000 रुपीज़ से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक उस पर पेनल्टी लगेगी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पर, ठीक है। अब सेक्शन 7 ऑफेंसेस बाय कंपनीज, क्या कॉर्पोरेशन भी अपराध करती है इस एक्ट के तहत, बिल्कुल करती है। देखिए 7 का 1, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय कंपनी, जहां अपराध इस कानून के तहत एक कंपनी ने कमिट किया है, कंपनी ने घटित किया है, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति, हु एट द टाइम द ऑफेंस वॉज कमिटेड, जिस टाइम की वह अपराध घटित हुआ था, वॉज इंचार्ज ऑफ, जो कि इंचार्ज था, रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा था उस कंपनी की, एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल टू, और जिम्मेवार था, द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, किसके लिए, उस कंपनी के बिजनेस के व्यापार के रवैये के लिए वह जिम्मेवार था वह व्यक्ति, एज वेल एज द कंपनी, और कंपनी खुद भी, वह कॉर्पोरेशन खुद भी, शैल बी डीम टू बी गिल्टी, उनको दोषी मान लिया जाएगा ऑफ द ऑफेंस, इस कानून के तहत अपराध करने के लिए, एंड शैल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली, और फिर जिन भी धाराओं के तहत इस कानून में उन पर लाइबिलिटी बनती है तो उन पर लगाई जाएगी वह धारा और उनका केस आगे चलाया जाएगा। तो साफ सीधी बात है, इसमें बस एक ही चीज़ देखने को मिलती है, सेक्शन 7 ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक चीज़ देखने को मिलती है कि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, कोई लिविंग पर्सन है क्या कंपनी, नहीं। तो इसमें साफ साफ दे रखा है सेक्शन 7 क्लोज सबसेक्शन 1 में क्या, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल के प्रोविजन दे रखे हैं, जो कि कंपनी लॉ का प्रोविजन है कि कंपनी तो एक बस आर्टिफिशियल पर्सन है, एक बॉडी है जो कि निर्माणित की गई है। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कंपनी के पीछे कौन कौन दोषियों के मुखड़े हैं, कौन कौन दोषी है जो कंपनी के एवज में अपराध कर रहे हैं, उनका भी चेहरा दिखाइए। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, इसको इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, आ सकता है बिल्कुल प्री में, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कंपनी लॉ का वो है, टॉपिक है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, लेकिन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट में अच्छी तरह फिट बैठता है। अब 7 के 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन शेल रेंडर एनी पर्सन लाइबल टू एनी पनिशमेंट, ये कह रहा है कि सबसेक्शन 1 का कुछ भी मत मान लेना और उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं दे देना, जो कि इफ ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, अगर वह व्यक्ति जिसको आप अपराध के लिए दंडित करना चाहते हो वह यह साबित कर देता है कि जो अपराध घटित हुआ है ये मेरी जानकारी के बिना हुआ है, that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offense, उसने पूरे अपने घोड़े दौड़ा लिए थे, अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि ये अपराध घटित ना हो सके, तो उसको आप पनिश नहीं करोगे अगर वह साबित कर देता कि उसको कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। ये 7 का 1 का प्रोवाइजो है। 7 का 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, सब कुछ भूल जाइए, 7 के 1 में लिख रहा है। अब यह पढ़िए, वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी, जहाँ एक अपराध इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत एक कंपनी कर देती है, एंड इट इज प्रूव दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट ऑफ, और यह प्रूव कर दिया जाता है, साबित कर दिया जाता है कि अपराध इस एक्ट के तहत जो घटाया है, जो कमिट हुआ है, वो किसकी कंसेंट से हुआ है, किसकी सहमति से घटित हुआ है, और कन्वीनियंस ऑफ, और इज एट्रीब्यूटल टू एनी नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ, और बेजिम्मेदाराना तरीका, लापरवाही किसने दिखाई है ताकि ये एक्ट कमिट हुआ है, ये एक ऑफेंस अपराध घटित हुआ है, किसके भाग पर जिम्मेवार वो लापरवाही हुई है इस एक्ट के तहत, ऑफ एनी डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर, कंपनी का कोई डायरेक्टर उसने लापरवाही दिखाई है, मैनेजर ने दिखाई है, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर या कोई अन्य अधिकारी ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का, तो सच डायरेक्टर, तो वैसा वो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और वो अन्य अधिकारी अदर ऑफिसर शैल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली, तो उन डायरेक्टर को, सेक्रेटरी को और मैनेजर को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी इस एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट प्रक्रिया चलाई जाएगी, फौजदारी क्रिमिनल प्रक्रिया, और उनको पनिश किया जाएगा। ये कह रहा है हमारा 7 का 2। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं 7 के 2 की। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन को समझने के लिए,
कंपनी मीन्स, कंपनी का क्या मतलब है, एनी बॉडी कॉरपोरेट, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट, एंड इंक्लूड्स अ फर्म, और इसमें क्या इंक्लूड है, एक फर्म, और अदर एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल, या कोई और एसोसिएशन है जिसमें इंडिविजुअली, भाई एक कंपनी, एक इंडिविजुअल, एक सिंगल व्यक्ति भी तो कंपनी खोल सकता है, तो उसको भी कह रहा है वो भी कंपनी आती है, ठीक है। और फर्म है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हो तो वो फर्म है, वो बिजनेस कर रहे हैं। अब भी डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन अ फर्म, और डायरेक्टर फर्म के संदर्भ में डायरेक्टर समझ लीजिए कि क्या होता है डायरेक्टर फर्म के संदर्भ में, आप पार्टनर इन द फर्म, जो कि पार्टनर है किसमें, फर्म का। तो वह एक्सप्लेनेशन क्लियर कर रही है 7 के 2 की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारे 3 सेक्शन रह गए हैं, 8 9 10, अब हम पढ़ेंगे तीनों। अब मेन तो 8 और 9 है, 10 तो बस ऐसे ही है, उसमें बस एक चीज़ बताने की है। 8 ऑफेंसेज टू बी कोग्निजेबल एंड बेलेबल, जो अपराध इस कानून के तहत रहेंगे वो कोग्निजेबल रहेंगे, मतलब a gazetted officer or a police officer can arrest a person accused of any crime of any offense under this act without showing any warrant of the magistrate, गिरफ्तारी हो सकती है बिना वारंट दिखाई, ये कोग्निजेबल ऑफेंस है इस एक्ट के तहत, एंड बेलेबल, परंतु बेल मिल जाएगी, बेल एज अ मैटर ऑफ राइट इसी से मिलेगी, आपको 436 सीआरपीसी में नहीं जाने की जरूरत, इसी से मिल जाएगी। तो सेक्शन 8 का एक, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड, इन द कोड ऑफ सीआरपीसी, सब कुछ भूल जाइए जो सीआरपीसी में लिखा है यह पढ़िए। एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी बेलेबल, तो जो अपराध इस एक्ट के तहत पनिशेबल है, जिसकी सज़ा मिलेगी, वह बेलेबल रहेगा। जब भाई जितने ट्रायल कंप्लीट नहीं होती तो बेल पर छुटा रहेगा अपराधी, बेल इस एक्ट के अगर अपराध किया तो इस एक्ट के अंदर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाएगी, ठीक है। अब 8 का 2, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कोग्निजेबल, जो अपराध है जो पनिशेबल है इस कानून के तहत वह कोग्निजेबल भी रहेगा, मतलब कोई पुलिस ऑफिसर आपको, मतलब जो अपराधी है उसको बिना किसी मैजिस्ट्रेट का अरेस्ट वारंट दिखाए हुए अपनी हिरासत में ले सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है, तो यह होता है कोग्निजेबल। तो इस एक्ट के ऑफेंसेस कोग्निजेबल हैं और बेलेबल हैं, ठीक है। अब सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, रक्षा की जाएगी किसकी, कोई आपने कार्रवाई करी है और किसमें, अच्छे विश्वास में करी है। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी दीवानी प्रक्रिया, कोई भी फौजदारी प्रक्रिया और कोई भी अन्य कानूनी प्रक्रिया शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके विरुद्ध लाई नहीं करेगी, केंद्र सरकार के विरुद्ध, और एनी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के विरुद्ध, और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई ऑफिसर है, कोई अधिकारी है, गेजेटेड ऑफिसर किसका, केंद्र सरकार का है, उसके विरुद्ध भी नहीं करेगी, और एनी स्टेट गवर्नमेंट, या कोई अधिकारी है, गेजेटेड ऑफिसर है किसका, राज्य सरकार का, उसके विरुद्ध भी नहीं करेगी। फॉर एनीथिंग विच इज़ इन गुड फेथ, जो कुछ भी उसने किया है, कोई कार्य किया है और अच्छे विश्वास में किया है, डन अच्छे विश्वास में किया गया है, और इंटेंडेड टू बी डन, या अच्छे विश्वास से करने की उसकी नीयत थी, अंडर दिस एक्ट, इस कानून के तहत उसने कुछ भी अच्छे विश्वास से कोई कार्य किया है तो उसके ऊपर ना कोई सिविल प्रक्रिया डैमेजेस वगैरह लेने की कुछ भी लागू होगी, ना तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रक्रिया फौजदारी मुकदमा भी नहीं चलाया जाएगा, पूरे तरह से प्रोटेक्शन मिली हुई है, प्रिविलेज मिली हुई है सेक्शन 9 में उस गेजेटेड ऑफिसर को, जो हमें सेक्शन 6 में देखने को मिला था, जो हमें सेक्शन 5 में देखने को मिला था, वो गेजेटेड ऑफिसर या कोई अन्य भी अधिकारी हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है खुलकर, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अधिकारी है, कोई राज्य सरकार का भी अधिकारी है, तो उस पर भी नहीं कोई भी प्रक्रिया चलेगी, ना तो सिविल ना तो क्रिमिनल, ठीक है, फुल प्रोटेक्शन है, फुल प्रिविलेज है। अब सेक्शन 10 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं, लास्ट है, पावर टू मेक रूल्स मेक करने किसकी पावर, जो हमारे पीछे अभी रूल्स दिए हुए हैं, जो पीछे रूल्स दिए हुए हैं उसकी पावर कितनी है, और 5 ही रूल्स दिए हुए हैं, और ये रूल्स किसने बनाए थे, किसकी पावर से ये रूल बने थे, किसकी शक्ति से बने थे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो केंद्र सरकार ही रूल्स बनाएगी और क्या करेगी, और नोटिफिकेशन रूल्स बनाने के बाद नोटिफिकेशन दे देगी कि हमने रूल्स बना दिए हैं, और किस में दे देगी, ऑफिशियल गैजेट में रूल्स की नोटिफिकेशन दे देगी कि हमने रूल बना दिए हैं, और वो कोई अन्य रूल भी बनाने हैं इस एक्ट के इस कानून से जुड़े हुए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, बस ये कह रहा है, ठीक है। और इसका 10 का 3 भी पढ़ सकते हो, ऊपर की लाइन, एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट, जो भी रूल इस कानून के तहत बनता है, शैल बी लेड, रखा जाएगा, एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड, जितनी जल्द से जल्द जो है बन जाता है रूल, बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों हाउसेज के सामने रखा जाएगा वो रूल, वाइल इट इज इन सेशन फॉर अ टोटल पीरियड 30 डेज, 30 दिन के अंदर वह रख दिया जाएगा रूल दोनों हाउसेज के सामने, जब वो सेशन में है, जब वो चल रहे हैं, उनका सेशन चल रहा है दोनों हाउसेज का, ठीक है, ये कह रहा है बस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, केंद्र सरकार रूल बनाएगी इस एक्ट के तहत। तो ये हमारा हुआ द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1983 खत्म।
सॉरी द इंडिशन प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन एट 1986 हमारा हुआ ख़त्म। और इसी के साथ ये एक ही टॉपिक रहेगा जिसका एक ही लेक्चर रहेगा। अब हमारा ख़त्म ही होगा तो क्या करें, बस इसमें 5 रूल्स है, पढ़ लीजिएगा। सो बाय बाय। और इसको अच्छे से पढ़ना, ये राजस्थान में इसके 1-2 नंबर जरूर आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।